अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम कंसेप्ट एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव हर पर्सपेक्टिव से एमटीएच 501 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हैंड आउट। तो हैंड आउट के कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे और इसी तरह स्टूडेंट हमारे एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज को भी हम प्रॉपर तमाम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और उनका सोल्यूशन क्या है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि लेक्चर 20 से लेक्चर 45 तक का तमाम सिलेबस शामिल है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव को कवर करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रीली प्रोवाइड किया गया है, आप इसे खुद से एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेक्चर 20 के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, अ वेक्टर स्पेस मस्ट स्पेसिफाई हाउ मैनी स्पेसिफिक एग्जाम्स। एक वेक्टर स्पेस कितनी एग्जाम्स को डिफाइन करती है। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्स को डिफाइन करती है। नीचे आप लॉजिक भी देख सकते हैं कि हैंड आउट, ये लॉजिक हैंड आउट के पेज नंबर 220 से आया है। देयर आर 10 एग्जाम फॉर अ वेक्टर स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का एग्जाम क्या होता है, u प्लस वी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके क्वेश्चंस। द सेट पी एन रिप्रेजेंट्स द स्पेस। स्टूडेंट यहाँ पर मैथ इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि कभी कभार जो हमारा कंप्यूटर है वो मैथ टाइप को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो पी एन किस चीज़ को प्रेजेंट करता है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन के ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री को प्रेजेंट करता है। फॉर अ सबसेट एच टू बी अ सब प्लेस स्पेस इट मस्ट कंटेन, जो एच है उसे मस्ट क्या कंटेन करना चाहिए। तो स्टूडेंट जीरो वेक्टर इसका करेक्ट आंसर है। इन इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर जी अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। स्टूडेंट ये जो मैथ है अगेन आपने इसे इग्नोर करना है। क्या ऑल इंटीजर का सेट को हम रैशनल नंबर से प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, हम इसे प्लेस नहीं कर सकते। द जीरो स्पेस कंटेन द जीरो वेक्टर स्पेस कंटेन ओनली द जीरो वेक्टर। A subspace H or V is itself a subspace H and V itself as a vector space। तो स्टूडेंट अब हम जल्दी से इसके एग्जाम पोर्शन पर चलते हैं। हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्टिव कहाँ से आता है मैक्सिमम। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। तो अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर V इज अ सबसेट ऑफ H एंड V। पहला तो आपका स्टूडेंट यही पॉइंट है कि ये सबसेट ऑफ किसका होता है, H और V का। डैट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, जिसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, द जीरो वेक्टर ऑफ V इज इन H। जो जीरो वेक्टर है V का वो ज़रूरी है कि वो H के अंदर मौजूद हो। H इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। H को क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के अंडर। H इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अंडर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर पे भी से क्लोज होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारी सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर्स की। नीचे है इज द सेट H। सेट हमारे पास है STO सच डैट ST बिलोंग्स टू R इज अ सबसेट ऑफ R क्यूब। तो स्टूडेंट हमने इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको आंसर दिया। सबसे पहला तो आंसर ये है कि यस ये बिलोंग करता है। किस तरह से हमने एक सेट बनाया 0 0 का, इज इन H सेट S इज इक्वल्स टू 0 एंड T इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट ये जो हमें ऊपर दिया हुआ था हमने लैदा T को S और T को 0 के बराबर पुट किया। देन स्टूडेंट हमने 1 और S1 T1 S2 T2 को जब हमने प्लस किया तो ये भी बिलोंग कर रहा था H को। तो स्टूडेंट लास्ट पर हमने क्या किया, अगर ये बिलोंग कर रहा है हमारे H को तो एब्सोल्युटली हमारे ये जो दोनों सेट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, C को ST 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाता है कि H इज द सब स्पेस ऑफ सब स्पेस ऑफ H। ठीक है, ये जो सेट है हमारा बिलोंग करता है। तो इस सोल्यूशन को आपने कॉपी पर नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ जीरो वेक्टर इन अ स्पेस Pn। जीरो वेक्टर में हमारा अगर हम स्पेस Pn की यानी कि पॉलिनोमियल n की बात करें तो जीरो वेक्टर हमारे क्या होते हैं, द जीरो वेक्टर Pn इज द जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसको हम डोनेट करते हैं जीरो के साथ, वेयर T देखिए ना यहाँ पर 0 × T। तो जहाँ जहाँ पर हमारा स्पेसिफिक 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0 × T = 0
वेरिएबल था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 को। तो हमने देखा कि ये जो तमाम इक्वेशन है ये टी को बिलोंग कर रही है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर v1 अप टू सो ऑन p vp इन a v इज अ सबसेट ऑफ v। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है कि क्या आपका v जो है वो pn जैसे v1 ये तमाम पोलिनोमियल v सेट का सब प्लेस हैं। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रूफ प्रोवाइड किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है शो डेट सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन सी ए बी इज अ वेक्टर स्पेस। स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको इसका प्रूफ दे दिया गया है। टू शो दिस वेरीफाई एग्जाम, हमें वेरीफाई करना पड़ता है एग्जाम द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस। ठीक है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम हमेशा कंटिन्यूस होता है। अ स्केलर मल्टीपल ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी हैं, इन्हें अपने ध्यान के साथ देखने हैं। द जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूस, जीरो फंक्शन भी कंटिन्यूस है सिंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन satisfy the standard property associativity and distributivity, so C into AB is a vector space। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेक्चर 21 की तरफ। पहले हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। द नल स्पेस ऑफ ए, नल ए इज़ अ सेट ओ ऑफ ऑल द सोल्यूशन। जो हमारा नल सेट है ए, नल ए वो कौन से सेट का सोल्यूशन है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस, ये हम सब्जेक्टिव के अंदर देखेंगे। द कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम ए इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट ऑल लीनियर कम्बिनेशन की अगर हम बात करें, हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो मतलब ये हमारा कॉलम ऑफ ए सेट है। इफ ए इज अ Sn देन नल ए इज अ सबसेट ऑफ, अगर हमारा जो ए है वो एन को बिलोंग करता है या एन है, तो हमारा जो नल ए होगा वो किसके बराबर होगा, तो स्टूडेंट वो हमेशा हमारा आर एन के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉजिक भी लिखा हुआ है, ये मैथ टाइप का थोड़ा सा इशू है स्टूडेंट। जहाँ पर भी MATH आए तो आपने उसे इग्नोर कर देना और उसके आगे वाली इक्वेशन को रीड करना है। सिंस x हैज़ अ n एंट्री, जब हमारे x की n एंट्रीज हों तो हमारा नल a आर n के बराबर होता है। इफ़ a इज Sn देन कॉलम a इज अ सबसेट ऑफ। इसी तरह स्टूडेंट आपको अगेन इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर Sn हमारा a को बिलोंग कर रहा हो तो कॉलम ए हमारा किसका सबसेट होगा, तो स्टूडेंट वो हमारा आर एम का सबसेट होगा। नीचे आप इसकी लॉजिक भी देख सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करके भी ये बात समझाई गई है। टू फाइंड अ बेसिक फॉर नल ए वी सॉल्व ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये पहला एमसीक्यू इसी तरह से था। तो अगर हमारा ए एक्स 0 के बराबर है स्टूडेंट तो राइट सोल्यूशन इन, तो हम सोल्यूशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, हम सोल्यूशन को पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म के अंदर राइट करते हैं। द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सेम एज द रेंज ऑफ ट्रांसमिशन। स्टूडेंट हमारी जो कॉलम स्पेस है ए वो हमेशा किसकी जैसी होती है, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन के। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, x बिलोंग्स टू ए एक्स। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू ए एस। यहाँ पर जी हाँ स्टूडेंट ये भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज अ इक्विवेलेंट टू। हमारा जो कर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होती है स्टूडेंट, तो ये हमेशा एक नल स्पेस के बराबर होती है। हमारे ये 7 MCQs कवर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं स्टूडेंट, आपने कोई भी MCQ स्किप नहीं करना। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट अगर आप इसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपका 70% पेपर सॉल्व हो सकता है इसी वीडियो के अंदर से। आपने ध्यान के साथ इसे कंप्लीट ज़रूर वॉच करना है। डिफाइन द नल सेट, यहाँ पर अगेन स्टूडेंट आपसे नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए की डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द नल स्पेस ऑफ एन M क्रॉस M एन मैट्रिक्स ए रिटन एज अ नल ए। इसको हम रिटन कैसे करते हैं, नल ए के तौर पर। MCQs है आपका, इज द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। और सेट ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। और हम इसकी फॉर्मेलिटी में इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, नल ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर रेज टू पावर n एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है। डिफाइन द कॉलम स्पेस ऑफ अ ए, द कॉलम स्पेस ऑफ M क्रॉस M ऑफ द मैट्रिक्स ए रिटन एज कॉल ए। इसको हम रिटन कैसे करते हैं, कॉलम ए इज द सेट ऑफ लीनियर कम्बिनेशन। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था ना कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम ए इफ ए
फ्रॉम A1 to AN, देन कॉलम A स्पेन A1 to AN, ठीक है। इसके बाद है आपने रिलेशनशिप बताना है कॉलम ए और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये भी गिवन कर दिया गया है कि हमारी जो रेंज होती है, मैट्रिक्स रेंज होती है, वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, x पॉइंट्स टू ax फ्रॉम Rn टू Rm। अब हमने देखना है स्पिनिंग सेट ऑफ नल स्पेस। तो स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। मैं आपको एज अ इंस्ट्रक्टर यही एडवाइस करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से एनालाइज करें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस सेट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और आपको पता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जीरो को परसीव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 1 को परसीव किया, यहाँ पर हमने 0 को परसीव किया। इसी तरह अब इसके ऑपोजिट हम गए, यहाँ पर 0 को परसीव किया हमने और यहाँ पर 1 को। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ आपको ये चीज़ बता दी गई है। बहुत अच्छे तरीके से आपको इस इक्वेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। तो स्टूडेंट ऐसे अब आपने क्या करना है, x2 लिखना है और प्लस x3, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे और इन दोनों के वेक्टर को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारा क्या होता है, स्पिनिंग सेट होता है। इसका फार्मूला आपकी हैंड आउट में भी गिवन है। अब स्टूडेंट डिटरमाइन हमने डिटरमाइन करना है W इज इक्वल्स टू 1 1 इज इन अ कॉलम A वेयर A इज इक्वल्स टू A हमारे पास डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है। तो स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल इसे हम डायगनल सेट भी कहते हैं वैसे तो ये हमारे पास एक डायगनल स्क्वायर सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी तफसील भी बता दी गई है। तो इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप इसे वीडियो को स्किप करें, यहाँ पर पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी स्टूडेंट आप मुझे याद करवा दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अ सेट ऑफ वेक्टर बी इज अ बेसिस फॉर एच। एक सेट है बी जो बेसिस किसके लिए है, एच के लिए। इफ इट इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट हो तो क्या करता है स्टूडेंट, ये हमारे एच को स्पिन कर देता है। नीचे देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस प्लस स्पिनिंग, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्पिनिंग सेट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ वेक्टर इज इन अ स्पिनिंग सेट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। अगर जो वेक्टर है हमारा वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अदर्स का, देन द सेट इज अ बेसिक। इसका मतलब क्या है, हमारा सेट बेसिक है, नो इट कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द स्पिन। तो ये हमारा स्पैन को, सॉरी ये स्पैन है वर्ड, स्पैन को रिमूव किए बगैर चेंज कर सकता है। द कॉलम ऑफ इन्वर्टिबल SN मैट्रिक्स फॉर अ बेसिक्स फॉर। तो स्टूडेंट हमारा जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है SN, वो किसके लिए हमें बेसिस प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे भी हमने कवर किया है RN के लिए। अ बेसिस फॉर कॉलम A इज फॉर्म्ड बाय विच कॉलम ऑफ A। अगर हम बेसिस की बात करें तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं हम पिविट कॉलम्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ बेसिस R³ इज, स्टैंडर्ड ऑफ बेसिस R³ इज इक्वल्स टू E1 E2 एंड E3। कैन अ सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर बी बेसिस। ऐसा सेट जो जिसका जीरो वेक्टर है, क्या वो बेसिस हो सकता है, नहीं बेसिस नहीं हो सकता। हाउ मेनी बेसिस कैन अ वेक्टर स्पेस हैव। एक वेक्टर स्पेस में कितनी बेसिस होती हैं, तो इनफिनिटली मैनी स्पेसिस होती हैं। अब हम इसका एग्जाम देख लेते हैं लेक्चर 22 का। इसके हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पहले ही आपकी डिफाइन द कोर प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस एंड इंडिपेंडेंस, जो कि आपके लेक्चर 22 में दी गई है। तो आपको हैंडआउट पर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में कंप्लीट आपको गाइड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हैंडआउट, बेस एंड इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व स्पेसिफिक मैपिंग। किस चीज़ को ये इन्वॉल्व करती है, स्पेसिफिक मैपिंग ऑफ T इंटू एक्स इज इक्वल्स टू AX को। और हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम है जो कि आपके लेक्चर 22 में मौजूद है, यहाँ पर एक चीज़ का रेफरेंस दिया गया है। स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ अ रिजल्टिंग स्पेस, के डायमेंशन रिजल्टिंग स्पेस की डिपेंड किस पर करती है, पिवट इन इकोलॉन फॉर्म, पिवट इन इकोलॉन फॉर्म पर डिपेंड करती है। ये भी MCQs पूछा जाता है कि डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, तो आपने इस परस्पेक्टिव से भी इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द मेन एक्साइम्स फॉर बेस एंड इंडिपेंडेंस। ये देखें यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मेन जो एग्जाम है वो भी आपको गिवन कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द जनरल, राइट द जनरल इक्वेशन। हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो कौन सी है, तो जनरल फॉर्म इज अ गिवन बाय मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसे हम किस तरह गिवन करते हैं, A वेक्टर X इज इक्वल्स टू B वेक्टर ऑफ
ऑफ ये हमारा इगन वैल्यू प्रॉब्लम ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद एक्सप्लेन द डेविएशन, यहाँ पर आपने किस तरह से ड्राइव किया है आपको ये भी गिवन कर दिया गया है। और इसके बाद कंप्रीहेंसेशन प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर दिया गया है कि हमारी जो कंप्रीहेंसेशन प्रॉब्लम वो क्या होती है। तो इसके अंदर 3 ही स्टेप होते हैं, आपने इन स्टेप्स को याद कर लेना है। लेक्चर हम चलते हैं लेक्चर 23 पर। द नोटेशन एक्स इंटू बी प्रेजेंट्स, हमारी ये जो नोटेशन होती है एक्स बी किस चीज़ को प्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट ये ऑलवेज प्रेजेंट करती है कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ ए रिलेटिव टू बी। स्टूडेंट इसे हम पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी रीड इट, हम किस तरह रीड करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर एक्स, ठीक है, रिलेटिव टू बी। द मैट्रिक्स बी एन इज इक्वल्स टू, हमारा जो मैट्रिक्स है बी एन पी बी है इज इक्वल्स टू बी वन, यहाँ पर डॉट है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह से आपका डॉट लगा हुआ है। फिर यहाँ पर मैथ का थोड़ा सा एरर है। तो बी एन इज कॉल्ड, हमारा जो पी बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस एन कौन सी फॉर्म है या ये क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, इसको हम चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। द इक्वेशन रिलेटिव टू एक्स एंड इट्स कोऑर्डिनेट वैल्यू, हमारी ऐसी इक्वेशन जो x के साथ रिलेटिव कर रही होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल्स टू पी बी एक्स बी। क्या है हमारी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू पी बी एक्स बी। द कोऑर्डिनेशन मैपिंग कोऑर्डिनेट मैपिंग टू बी एक्स बी इज अ 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1-to-1। इसे हम किस चीज़ के अंदर डिस्कस करते हैं आइसोमॉर्फिज्म में। इन मैथ इन पी स्क्वायर, पी का 2 जो हमारे पास है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 1 + t स्क्वायर, 1 + t स्क्वायर का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है रिलेटिव किसके, i 1 t और t का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बार बार हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा स्टूडेंट वो 1 0 1 है। आप इसे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन है ये, यहाँ पर देखें आपको गिवन भी कर दिया गया है। इफ़ पी बी इज अ चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर हमारा पी बी एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट है, देन एक्स रिलेटिव टू बी, हमारा जो एक्स है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिलेटिव टू बी, हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। तो इसको हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो आपके पास फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पी बी रेज टू पावर -1, इसे हम पी बी इन्वर्स भी कहते हैं, पी बी इन्वर्स एक्स, ये इसका हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए इसे हम ओपन किस तरह करते हैं, यहाँ पर इसकी ओपनिंग फॉर्म भी दे दी गई है। आइसोमॉर्फिज्म इंश्योर दैट इफ वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट इन वी, अगर वेक्टर इंडिपेंडेंट है वी के, देयर कोऑर्डिनेट इन आर एन आर, तो इनके जो कोऑर्डिनेट हैं आर एन पर वो क्या होंगे, तो स्टूडेंट वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होंगे। ये हो गया हमारा लेक्चर 23। एग्ज़ाम पर आ जाते हैं हम। डिफाइन द कोर प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की कोर प्रॉपर्टी आपने फाइंड आउट करनी है। ये देखिए आपको इसकी डेफिनेशन गिवन है। फिर मेन एग्जाम्स फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी आपको नीचे गिवन कर दिया गया है। और इसी तरह जो जनरल इक्वेशन है ये भी आपको दे दी गई है। तो स्टूडेंट लेक्चर 23 में भी आपकी यही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आपके लेक्चर 22 में भी दी गई थी। अब हम देख लेते हैं अपने लेक्चर 24 के MCQs। The dimension of vector space V is the dimension of vector space V is the number of vector in a basis for V। यहाँ पर आप इसकी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, इसी के अकॉर्डिंगली हमारा ये जो थ्योरम है इस चीज़ को प्रूव करता है। द डायमेंशन ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर स्पेस ज़ीरो इज़, डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, ज़ीरो की, और किसके अकॉर्डिंगली, ज़ीरो स्पेस के। तो स्टूडेंट हमारी जो इसकी डायमेंशन आती है वो भी हमेशा ज़ीरो के बराबर आती है। द डायमेंशन ऑफ पी एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 इफ डायमेंशन v इज इक्वल्स टू n, एनी सेट ऑफ n लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इन v, हमारा जो कोई भी सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है v पर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारी बेसिस कहलाता है। इफ़ अ सेट
स्पाइन्स v एंड हैज़ मोर देन n वेक्टर, अगर ये स्पाइन करता है v को और इसके पास 1 से ज़्यादा वेक्टर है स्टूडेंट, तो जहाँ पर हमारा v इज इक्वल्स टू n है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिपेंडेंट होगा, ठीक है, v n पर डिपेंडेंट होगा। द डिमेंशन ऑफ आर एन इज इक्वल्स टू, अगेन आ गया है ये आपका डिमेंशन ऑफ आर एन इज इक्वल्स टू n, अ स्पेस दैट इज नॉट स्पेंडेड बाय अ फिनाइट सेट, ऐसी कौन सी स्पेस है जो स्पेंडेड नहीं होती किससे, फिनाइट सेट से, वो क्या क्या कहलाती है, वो हमारी इन्फिनिट डायमेंशनल कहलाती है। इसी तरह अब लेक्चर 24 के हम सब्जेक्टिव देख लेते हैं। आई गेस स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा है सब्जेक्टिव को लेकर, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये फिक्स करके दे दूँगी। एक्चुअली मैंने जब कोड डाला था तो गलती से मैंने एक और सॉफ्टवेयर जो बनाया था उसका कोड इसके अंदर डाल दिया, तो मुझे पता नहीं चला स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस मिसकंसेप्शन। तो हम MCQs कर लेते हैं कवर इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह सब्जेक्टिव में के लिए मैं अलहदा से आपके लिए वीडियो बना दूँगी और बाकी ये सॉफ्टवेयर भी आपको करेक्ट करके प्रोवाइड कर दूँगी। लेक्चर 25 पर आ जाते हैं हम। इसके MCQs, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज़ डिफाइंड एज अ डायमेंशन ऑफ इट्स, अगर हम रैंक फाइंड आउट करें मैट्रिक्स इक्वेशन A का, तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन हम किस तरह करते हैं, तो स्टूडेंट इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम स्पेस कहते हैं। नीचे आपको गिवन भी है, द रैंक थ्योरम स्टेट्स, हमारा जो रैंक थ्योरम है वो स्टेट करता है रैंक A प्लस डायमेंशन नल A इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ऑलवेज इक्वल्स टू n कॉलम्स। द डायमेंशन ऑफ रोज सेट ऑफ A इज इक्वल्स टू, डायमेंशन ऑफ रोज रो स्पेस ऑफ A इज इक्वल्स टू द रैंक ऑफ A। रो ऑपरेशन चेंज द कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, नो, कभी भी चेंज नहीं करती ये। इफ़ A इज़ 5 टाइम्स 8, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A इज़ 5 टाइम्स 8 एंड रैंक इज इक्वल्स टू 3, और हमारा जो रैंक है वो 3 है। व्हाट इज़ द डायमेंशन नल A, डायमेंशन नल A किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ये जो ऊपर आपको फार्मूला गिवन है, आई गेस फर्स्ट वाले पे है ये रहा, तो आप इसके अंदर पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें फ्रॉम अ फॉर्म्स अ बेसिस, एक बेसिस बनाता है फॉर विच स्पेस ऑफ ए की किस स्पेस के लिए बनाता है स्टूडेंट, ये हमारी रो स्पेस के लिए बनाता है। इफ़ एन SN मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स रैंक इज, हमारा जो n वेक्टर है वो इन्वर्टिबल होगा अगर उसका जो रैंक है वो क्या हो, वो हमारे पास n के बराबर हो। 26 के MCQs हम कर लेते हैं। द चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स फ्रॉम B to C इज डिनोटेड बाय, चेंज ऑफ मैट्रिक्स B to C इज डिनोटेड बाय PC बिलोंग्स टू C। और स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखें कि इसके लिए हमारा जो एरो होता है वो ऑपोजिट साइड होता है, यानी कि B से निकल रहा होगा एरो और जा किसकी तरफ रहा होगा, P की तरफ। वैसे तो हमारा एरो कुछ इस तरह से बना होता है ना, लेकिन ये क्या होगा, इन्वर्ट होगा, B से निकल कर P की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ पर फिर से वो मैथ का थोड़ा सा एरर आ गया है। द कॉलम ऑफ P फ्रॉम एरो B टू PC, स्टूडेंट ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसी को डिस्कस किया गया है R। ये स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक बेसिस होती है स्टूडेंट, क्या होती है ये आपने अपनी माइंड में रखना है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर रिलेटिव टू C, देखें कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर B जिससे एरो निकल रहा होता है वो कोऑर्डिनेट होता है और जिसकी तरफ जा रहा होता है वो क्या होता है, वो रिलेटिव होता है। द फार्मूला टू चेंज कोऑर्डिनेट इज XC, अगर हम कोऑर्डिनेट चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ये MCQs भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी दोनों साइडों पर हम B को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई B ऑन बोथ साइड टू फाइंड PC। इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह हमने इसको डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर B रिलेटिव टू PC फॉर मैथ R रेज टू पावर n, वी रो रिड्यूस विद एगमेंटेड मैट्रिक्स, हम एगमेंटेड मैट्रिक के साथ अपनी रो को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, हम इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि हम मोड अप्लाई कर दें B और C का, या फिर C सच डैट A, C और A, हम इसे किस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम अपनी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब हमारा लेक्चर है 27, अ डिफरेंस इक्वेशन x
के प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स के डिस्क्राइब्स, हमारी जो डिफरेंस इक्वेशन है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। तो स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर हमारी एक्स के साथ एक साइड पर के प्लस हो रहा हो और ए एक्स के साथ हमारा के एज इट इज़ लिखा हो, तो स्टूडेंट ये हमारे डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट्स को प्रोवाइड करती है। आपने वैसे भी अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि अगर के ट्रू है तो के प्लस टू वन भी ट्रू होगा हमारे इंडक्टिव स्टेप के अंदर, ठीक है। तो वही लॉजिक है यहाँ पर भी। द सोल्यूशन ऑफ एक्स के प्लस वन इज इक्वल्स टू ए के एक्स इज गिवन बाय, हमारा ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन किस तरह से हमें दिया जाता है, के एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखें यहाँ पर जो आपका के प्लस वन है वो इधर आ जाएगा और ये के ज़ीरो के बराबर हम इसे पुट कर देंगे इन अ फिबोनाची सीक्वेंस एफ एन प्लस वन अप टू सोन एफ एन द स्टेट वेक्टर आर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और आपका रिपीट भी हुआ है स्टूडेंट, आपकी ये MTH 202 में भी मैंने कवर करवाया है। अगर आपकी वो बुक है तो आप मस्ट वो प्रिपरेशन वीडियोस भी देखें, उसके लिए भी स्टूडेंट मैंने ऐसे ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी तैयारी करवाई है। तो इसका जो आंसर है वो हम होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। इफ़ ऑल इगन वैल्यू ऑफ ए हैव लैम्डा स्मॉलर देन वन, ये देखें यहाँ पर लैम्डा साफ लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर लैम्डा की इक्वेशन आनी थी, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है कि मैथ टाइप के अंदर एक एक सैम्पल ढूंढ के करना बहुत टफ है, तो आपका टाइम कम था, इस वजह से ये थोड़ी सी हो गई है। तो आपने मामले की नज़ाकत को समझना है, ठीक है। तो द रीजन इज़, हमारा जो रीजन होता है वो किस तरह का होगा, तो स्टूडेंट हमारा जो रीजन होगा वो अट्रैक्टर होगा। इफ़ एनी इजन वैल्यू हैज़ लैम्डा ग्रेटर देन वन, अगर हमारी जो इजन वैल्यू है वो लैम्डा वन से बड़ा हो तो हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। जहाँ पर वन से छोटी है तो स्टेबल है, जहाँ पर नहीं तो वो स्टेबल नहीं है। डिफरेंस इक्वेशंस आर यूज टू मॉडल, डिफरेंस इक्वेशन किस चीज़ को मॉडल करती है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को भी करती है, इंटरेस्ट रेट को भी करती है, वेदर को भी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। द इजन लैम्डा इज इक्वल टू, जहाँ पर हमारा लैम्डा वन के बराबर आ जाए इन अ डायनेमिक स्टेट, ये किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, ये हमारे स्टेडी स्टेट को अप्लाई करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने लेक्चर कौन सा किया है, आई गेस हमने 27 किया है, अब हमने करना है 28। एन इजन वेक्टर x ऑफ a मस्ट सेटिस्फाई ax इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बी, अगर हमारी इजन x है और x टू a है तो हमारी ये इक्वेशन किस को प्रूव करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एक्स लैम्डा एक्स को, सॉरी स्टूडेंट, ये हमारी जो ए एक्स लैम्डा एक्स है किस तरह से सेटिस्फाई होगी, क्या ये ज़ीरो होगी, क्या ये नॉन ज़ीरो होगी, तो स्टूडेंट ये हमेशा नॉन ज़ीरो होगी। देखिए ना स्टूडेंट, अगर ज़ीरो हो जाती है तो हमारा जो लैम्डा है वो तो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, तो फिर हमारा जो सारा लॉजिक है वही ख़राब हो जाएगा। द स्केलर लैम्डा इज़ कॉल्ड एन, जो हमारा स्केलर लैम्डा है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इजन वैल्यू कहते हैं। इफ़ लैम्डा इज़ एन इजन वैल्यू ऑफ ए, अगर हमारा लैम्डा इजन वैल्यू है ए की, देन ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो मस्ट है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। इजन वैल्यू ऑफ ट्राइंगल मैट्रिक्स आर एंट्रीज ऑन अ मेन डायगोनल। इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, अगर लैम्डा हमारा जीरो के बराबर आ जाता है तो द इज एन इजन फॉर्म ऑफ ए, देन ए इज अ सिंगुलर एंड नॉन वर्टिबल। द इजन ऑफ ए corresponding टू लैम्डा इज, अगर इजन ए correspond कर रहा है लैम्डा को तो नल ए माइनस लैम्डा आई हमारा करेक्ट आंसर है। इजन वेक्टर corresponding टू डिस्टिंक्ट इजन्स आर लीनियरली, हम अगर ये डिस्टिंक्ट इजन को लीनियरली डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 29 पर। The characteristics equation of square matrix A is, characteristics of square matrix of A is always equals to del A minus lambda I is equals to 0। बहुत रिपीट होता है स्टूडेंट और बेतहाशा आपके पेपर में पूछा जाता है, आपने इसे स्किप नहीं करना, बस यहाँ पर आपने लैम्डा लगा देना, बाकी तो आपका सेम ही है। द characteristics of polynomial 3 times 3 क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मैट्रिक्स ऑफ अ डिग्री, ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। और सिमिलैरिटी ए इज़ अ सिमिलर टू बी, ए सिमिलर टू बी है इफ़ इट इज़ एन इन्वर्टिबल
पी अगर ये हमारा यहाँ पर एक इनवर्टिबल पी हो तो सच डैट ये किस चीज़ को बिलोंग कर रहा होगा, तो ए इज इक्वल्स टू पी बी पी इनवर्स को बिलोंग कर रहा होगा। सिमिलर वेक्टर्स हैव द सेम, सिमिलर वेक्टर्स के अंदर क्या चीज़ सेम होती है, हमारी इगन वैल्यूज सेम होती हैं। द अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसी ऑफ लैम्डा इज अ नंबर ऑफ टाइम इट अपीयर्स एज एन रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इफ डेल ए लैम्डा आई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 द इगन वैल्यू इज। अगर स्टूडेंट बस आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और जब आप कैलकुलेटर पर करते हैं स्टूडेंट आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाता है। मज़े की बात यह है कि इसको आप कैलकुलेटर पर भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूँगी ताकि आप देख सकें किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास 2 3 आंसर आ जाता है। कैन अ 2 टाइम्स क्रॉस रियल मैट्रिक्स हैज़ नो इगन वैल्यू, क्या हमारी जो 2 क्रॉस 2 है रियल मैट्रिक्स उसकी इगन वैल्यू नहीं होती, तो हाँ नहीं होती। थर्टी कर लेते हैं लेक्चर। डायगोनलाइजेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। अ मैट्रिक्स ए इज अ डायगोनलाइज्ड इफ, एक मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइज होगा कब, जब ए इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स फॉर सम diagonal D. A matrix is diagonalizable if and only if and it has n linearly independent. अगर linearly independent हो n तो स्टूडेंट हमारे पास ये वेक्टर है जो है क्या कहलाता है, ये हमारे पास इगन वेक्टर कहलाता है। इफ़ a इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स देन a के इक्वल्स टू, अगर हमारा a इज इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स है तो हमारा a के किसके बराबर होगा, तो पी डी के p इनवर्स के बराबर होगा। इफ मैट्रिक्स विद n, अगर एक मैट्रिक्स है n के साथ डिस्टिंक्ट इगन वैल्यू इज, तो फिर हमारी डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज क्या होंगी, ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। द डायगोनल एंट्रीज ऑफ d इन a p d p इनवर्स r, जो इगन वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर होंगे स्टूडेंट, तो हमारी ये जो इगन, आपको पता है ना स्टूडेंट, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है वो इगन इक्वेशन है, ठीक है। और इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इगन वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इसकी डायगोनल वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारी इगन वैल्यूज़ ही आएंगी। ये कॉमन सेंस है स्टूडेंट। इन अ इगन वैल्यू हैज़ अ मल्टीप्लिसी ऑफ 2, अगर इगन वैल्यू में मल्टीप्लिसी ऑफ 2 है, ए इज़ अ डायगोनलाइजेबल, तो अगर हमारा ए डायगोनलाइजेबल है, इट्स डायगोनल स्पेस मस्ट हैव डायमेंशन, तो इसकी जो डायगोनल स्पेस है उसे कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 2 डायमेंशन होनी चाहिए। इस एवरी वर्टिबल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, क्या हर जो मैट्रिक इन्वर्टिबल मैट्रिक होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है, नहीं होता। ये देखें यहाँ पर भी आपको लॉजिक में ये बात क्लियर करवा दी गई है। 31 लेक्चर 31 के MCQs हमने करने हैं। द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T relative to base B is called B matrix. If A is equals to PD P inverse the transformation of X to AX diagonal relative to basis, हमारा ये जो डायगोनल है वो relative to किस बेसिस के रिलेटिव होता है, कॉलम ऑफ बी। स्टूडेंट आपने जो मैथ इक्वेशन में थोड़ा सा एरर आता है, आपने इसे देख के परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके व्यू में भी ऐसा हो जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। हमारा कंप्यूटर कभी कभार मैथ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और वो इस तरह का थोड़ा सा एरर दे देता है। बाकी आपका ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका जो करेक्ट वर्जन है वही प्रोवाइड करूँगी डिस्क्रिप्शन में। द कॉलम्स ऑफ टी बी आर, कॉलम ऑफ टी बी आर टी इंटू बी आई इंटू बी, यानी कि हमने इसके साथ आई वेक्टर को अप्लाई किया है और होल के बाहर हमने बी लगा दिया है। डायगोनलाइजेशन इज एसेंशियल, डायगोनलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर चेंज ऑफ बेसिस। इफ टी इज इक्वल्स टू बी टी क्रॉस बी, if T such that T2 क्रॉस T2 इज द डिफ्रेंशिएशन। इनकी अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो इनका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। ये स्ट्रिक्टली अपर होगा ट्रायंगुलर के, ये देखें नीचे भी आपको दे दिया गया है। अ मैट्रिक्स A इज सिमिलर टू C इफ A इज इक्वल्स टू PC इनवर्स A, इट मीन्स दे प्रेजेंट द सेम linear transformation. If A is a diagonalizable then it is similar to diagonal matrix.
तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं आपको दूसरे वर्जन पर जाकर इसका थोड़ा सा सब्जेक्टिव दिखा देती हूँ। बाकी जो एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बाकी एमसीक्यूज भी आपके कवर करवा दूँगी। अब हम जल्दी से इसकी एग्ज़ाम को देख लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट, मैंने एक और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी क्योंकि ये उससे ज़्यादा बेस्ट है और इसके अंदर जो तमाम कंसेप्ट्स हैं वो विद इक्वेशन भी कवर करवाए गए हैं। तो इसका मैं वैसे आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। बाकी ये डिस्क्रिप्शन में दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक होगा, आपको जो पसंद आए आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अगर हम बात करें इसके सब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव भी गिवन है, यहाँ पर आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने आंसर ओपन हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फ़ी अमानिल्लाह।